अभी देहरादून में प्रोटेस्ट हो रहे थे अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेके, और हरिद्वार की एक मंडल अध्यक्ष थी बीजेपी की, तो वो बोलती क्या बोलती, चलो वो आप खुद ही देख लो, मैं क्या ही बोलूं। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। तो अगर बात इस लेवल तक आ गई हो ना, तो समझ जाओ कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। और यूजुअली ना बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रही है रूलिंग गवर्नमेंट की कि भाई जब भी कभी मेजर लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं ना अच्छे खासे स्केल के, तो उसमें क्या होता है ना कि अपोजिशन जो है उस प्रोटेस्ट को लेके आ रही होती है, और जो लोग यूजुअली बीजेपी को वोट नहीं करते ना, वो उस प्रोटेस्ट का मेन भागीदार होते हैं। तो बीजेपी की और गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी हमेशा ये रही है कि ऐसे मुद्दों को इग्नोर करो। इग्नोर इसलिए करो क्योंकि जो लोग हमें वोट नहीं देते थे पहले से ही, यूजुअली वो वर्ग, वो हमें अभी भी इस प्रोटेस्ट को लीड करने के बाद भी वोट नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है। जो लोग हमारे सपोर्ट में, वो इस केस को देखेंगे, प्रोटेस्ट को देखेंगे, इस केस की बात नहीं हो रही, उन प्रोटेस्ट को देखेंगे। लाल किले तक प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो समझ जाएंगे कि हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उनका ऐसी अप्रोच यूजुअली रहती है। पर उनको कई बार एक गलतफहमी हो जाती है कि इग्नोरेंस ना हर बार वेपन नहीं होता। कई बार इग्नोरेंस एक रीजन बन जाता है इस बात को एक्सेप्ट करने का कि तुम्हारी गलती है, मतलब तुम हो उसमें इन्वॉल्व। और अंकिता भंडारी मर्डर केस जो है ना, वो एक इतना बड़ा रीजन बन सकता है कि तख्ते पलट हो सकते हैं। इस बात की अंडरस्टैंडिंग इस चीज से समझनी चाहिए कि यहाँ ना कोई वर्ग नहीं है जो किसी को वोट देता है और दूसरा वर्ग किसी को वोट नहीं देता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रगल है, जो लड़ाई है ना, वो गरीब और अमीर, हेल्पलेस और इतना ज्यादा पैसे रखने वाला इंसान जो मैनिपुलेट कर सकता है पुलिस से लेके कोर्ट तक के सिस्टम को, इन दोनों के बीच में है। और ये लड़ाई हमेशा से चलती हुई आई है। इस लड़ाई ने हमेशा तख्ते पलट करे हैं। इस केस में भी जितनी चीजें देखने को मिली है ना, मतलब कई बार तो इंसान का खुद का खून खोल जाता है उन लोगों का जो शायद बीजेपी को वोट भी करते हुए आए हो। खैर, इस केस में क्या क्या हुआ है ना, वो सोच के भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी गलत फहमी में है। चलो ज्यादा लेट नहीं करते, बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स हैं इस केस में पर्टिकुलर। ठीक, अंकिता भंडारी जो बेचारी, वो 18 सितंबर 2022 को गायब हुई थी वो। ठीक, उसके फादर को जब ये रियलाइजेशन हो गई कि अंकिता जो है वो गायब हो गई है, तो उन्होंने रिपोर्ट करने की कोशिश करी पुलिस को। पुलिस ने भाई FIR नहीं करी। पुलिस ने ये क्या FIR नहीं करी कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता भाई, ये रेवेन्यू पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आता है। मतलब पटवारी सिस्टम जो होता है ना, कई लोकल रूरल एरियाज में पटवारी सिस्टम पहले उनको पता होना चाहिए, फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है। तो जब उन्होंने पटवारी सिस्टम, जो भी उसमें पर्टिकुलर ऑफिसर होगा, उसको कंप्लेन करने की कोशिश करी, तो वो भाई साहब चले गए छुट्टी पे। अब वो छुट्टी पे चले गए हैं, फिर उसके बाद में उसके फादर रुके नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश करते रहे, वो जितना हो सकता है लोकल लेवल पे जिन जिन लोगों से बातचीत करके वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते रहे। और एक टाइम ये आ गया कि मीडिया अटेंशन उस केस को मिलने लग गई। मीडिया अटेंशन मिलने लग गई तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिशन जो है वो भी आ जाती है। अब यूजुअली हर केस में ना, हर प्रोटेस्ट में यही होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट ये बोलती है कि अपोजिशन जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो भाई अपोजिशन है, वो उसका काम है। वो जो पंचायत वेब सीरीज है ना, तो उसमें ना पंचायत में बम बहादुर का जो वो मर जाता है ना, क्या नाम है, कबूतर, तो प्रधान जी उसका सपोर्ट करते हैं कि विधायक ने तेरा कबूतर मारा है। जो वो है भूषण बोलता है कि भाई प्रधान जी तेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा। तो ना वो बम बहादुर एक बहुत बढ़िया लाइन बोलता है कि फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरे सपोर्ट में तो खड़े हुए। मैटर ये करता है, और यहाँ भी यही मैटर करता है। अपोजिशन का तो काम वही है। अगर जो आज रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपोजिशन में होती तो क्या वो ये ना करती? यही तो काम है अपोजिशन का, उन लोगों के साथ खड़े होना जिसको न्याय नहीं मिल रहा हो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ। और हर बात को इस बात से टाल देना ना कि अपोजिशन जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं चलेगा। ये फालतू की बातें नहीं चलेंगी। जब इसको अच्छी खासी वो मिलने लग गई ना मीडिया अटेंशन, तो केस पुलिस ने रजिस्टर कर लिया। ठीक, उसके बाद में पुलिस ने 2 या 3 दिन में ही ना अरेस्ट वगैरह करे, और जो अंकिता भंडारी की बॉडी है ना, वो चीला कैनाल से निकाल ली। और उसमें जितने लोगों का नाम आया, 3 बंदों का नाम आया। पुलकित आर्या, जिसका रिजॉर्ट था, जिसमें अंकिता भंडारी 10,000 रुपए की सैलरी पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी वहाँ रिजॉर्ट पे। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो फादर थे ना, वो सिक्योरिटी गार्ड थे, और उनकी नौकरी वोकरी छूट गई थी किसी कारण की वजह से। तो वो बेचारी जो है श्री राम इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, और वहां से उसने फिर नौकरी ज्वाइन करी ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सके। आपका सिस्टम तो यही फेल हो गया। जो रिजॉर्ट है, वो पुलकित आर्या जो है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड बंदे का बेटा है। उसका भाई भी जो है वो भी स्टेट लेवल का कुछ, मतलब पॉलिटिकली कनेक्टेड है। ठीक, अगर आपके लोकल एरिया में जो लोकल लोग रहते हैं, उन लोकल लोगों को रिसेप्शनिस्ट की जॉब लेनी पड़ रही है सिर्फ पढ़ाई छोड़ के 10,000 रुपए की, और वो रिजॉर्ट जो है वो किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकली कनेक्टेड बंदे का है, बड़े बिजनेसमैन का है, तो आपकी गवर्नमेंट का काम फेल हो गया। कोई फायदा नहीं है यार। 10,000 रुपए के लिए इंसान को ऐसा भटकना पड़ रहा है, और उसके बाद की आगे की कहानी तो और पेनफुल है फिर इस हिसाब से। यहीं पे इतनी पेनफुल है। तो खैर, ये जो 3 बंदे थे, पुलिस ने इनको भी अरेस्ट कर लिया, इनसे उगलवा लिया और बॉडी मिल गई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 22 सितंबर को ये सारा कुछ हुआ। 23 सितंबर को जो रिजॉर्ट था उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बता के तोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने खुशियां मनाई कि भाई चलो, जो लोग मुजरिम है उनके रिजॉर्ट को तोड़ा जा रहा है।
मतलब एक तरीके का जस्टिस सिस्टम। लेकिन ये कोई जस्टिस सिस्टम था नहीं, आगे बताऊंगा मैं कैसे। ये कई लोगों को पता भी होगा, ठीक है। 24 सितंबर को आग लग जाती है उस रिजॉर्ट में, और न्यूज़ में ये आता है कि लोकल जो है ना उन्होंने आग लगा दी गुस्से में। अब ये चीज़ कई लोकल्स का मानना है कि वो आग लोकल्स ने गुस्से में नहीं लगाई, वो लगाई गई ताकि वहाँ के एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करा जा सके। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ के बुलडोजर वाला सीन हुआ है ना, इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई थी, उसकी आगे बातें करेंगे। तो वो भी इसलिए हुआ ताकि वहाँ के एविडेंसेस को मिटाया जा सके। अब कई लोगों को ये था कि भाई पहले तो ये था कि कल्प्रिट का रिजॉर्ट तोड़ रहे हैं तो सही है, कोई नहीं, बढ़िया है, जस्टिस डिलीवर होना चाहिए इस तरह से, पार्शियल जस्टिस तो होना ही चाहिए। और कई लोगों को ये था कि एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बात जो है वो 3 साल बाद निकली कुछ हो रही है। क्या निकली, कैसे निकली, ये समझना आप। जब वो तीनों बंदे अरेस्ट हो गए ना, तो फिर भी प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट इस बात को लेके हुए कि कहीं ये 3 बंदे जो हैं वो बाद में बेल पे छूट ना जाए, ये सारी चीजें लेके, है ना। तो 3 साल तक वो केस चला, और 3 साल यानी 2025 में उन तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई, और वो जेल में है। जो अंकिता भंडारी की फैमिली थी उसको भी ये लगा कि पार्शियल जस्टिस तो चलो उनको मिल गया। वैसे तो वो डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, पर पार्शियल जस्टिस उनको मिल गया। लेकिन अब इन बीच में जो 3 साल है ना, इसमें बहुत कुछ सामने आया। जब कोर्ट केस चलेगा ना, तो विटनेस की स्टेटमेंट्स भी ली जाती हैं, जितने एविडेंसेस हैं वो भी चेक करे जाते हैं। मेन तो विटनेस की स्टेटमेंट्स ही थी इस केस में, क्योंकि एविडेंसेस तो क्या ही है। तो विटनेस की स्टेटमेंट्स जब आई ना, तो हमारे देश की एक और बेसिक इशू है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है समाज में। क्या है कि पुलिस की चार्जशीट और जो कोर्ट की विटनेस की स्टेटमेंट्स होती हैं, और कोर्ट में जो चला है ना, वो पब्लिक नहीं करा जाता। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। अगर आप मल्टीपल रीजंस होते हैं उसके प्राइवेसी कंसर्न्स, इंटरनेशनल भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं, ठीक है। चलो वो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, पर उसकी वजह से ना जब ये पब्लिक नहीं होता तो पब्लिक को पता ही नहीं होता कि अंदर क्या चला है। लेकिन फिर कुछ न्यूज़ या कुछ NGOs ऐसे होते हैं, लोकल लेवल के पत्रकार ऐसे होते हैं, जो उसके मामले को खंगालने की पूरी कोशिश करते हैं कि विटनेस के स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिक नहीं हो रहे ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लेकिन विटनेस के पास जाके बातें तो करी जा सकती हैं। तो वो अपने सोर्सेस निकालने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे हो सकता है। अब इस केस में भी वही हुआ। सबसे पहला जो इसमें चीज़ आई ना, वो ये था पुष्पदीप, जो अंकिता भंडारी का दोस्त है। वो बंदे ने बताया कि अंकिता भंडारी उससे लगातार चैट कर रही थी, व्हाट्सएप चैट और कॉल्स कर रही थी, और वो बता रही थी कि पुलकित आर्या, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है अंकिता भंडारी के डेथ की वजह के लिए, वो बंदा फोर्स कर रहा था अंकिता भंडारी को इस काम के लिए कि 10,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे किसी VIP को। ये पुष्पदीप ने बताया। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिकली। जो भी सोर्सेस हैं उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा। पावरफुल लोग हैं भाई, तो क्या पता किस पे कौन सा केस हो जाए, क्या हो जाए, कौन सा डेफेमेशन हो जाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। अब पुष्पदीप ने ये बता दिया, ठीक, और भी विटनेस की स्टेटमेंट्स तो ऑफकोर्स कोर्ट में होंगी। तो एक जर्नलिस्ट है आशुतोष नेगी, ये लगातार इस केस को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लोकल लेवल की न्यूज़ छापते हैं देहरादून में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ये छाप रहे थे न्यूज़ को, तो इनके ऊपर पहली चीज़ तो यह है कि इनके ऊपर एक SC/ST एक्ट लगा दिया गया, ये बोल के कि ये भड़का रहे हैं और काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, मतलब जो भी SC/ST एक्ट में इन्होंने लिखी होंगी चीज़ें। अब एक बात बताओ यार, एक बंदा जो जर्नलिस्ट है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो भड़का रहा है या वो कुछ गलत काम कर रहा है, ज़बरदस्ती का नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई तुम रोक लो ना। मतलब रोक लो, मतलब तुम भी उसी मेथड से रोक लो ना। तुम्हारे पास भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जर्नलिस्टिक काम कर रहा है, तुम भी जर्नलिस्टिक काम करो। तुम उसके अगेंस्ट तुम SC/ST एक्ट लगा के क्या उसको डराना चाहते हो, लिटरली। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, एक्चुअली आशुतोष नेगी ही वो बंदे हैं, वो जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस पूरे केस को एक्टिव रखा है, मतलब वन ऑफ द वो इंसान है। और इन्होंने CBI मांग की भी जो डिमांड थी ना, जो प्ली डाली थी 2022 में, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, उसी टाइम पे सितंबर के बाद अक्टूबर में इन्होंने डाली थी। यही उस चीज़ को पुश कर रहे थे कि CBI इन्वेस्टिगेशन इस पे होनी चाहिए। उस टाइम तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, CBI पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ अभी चल रहा है, तो वो होना चाहिए पहले, ठीक है। लेकिन आज की डेट तक भी CBI इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ने नहीं बिठाई है। 3-4 साल हो गए भाई, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम नहीं कुछ छुपा रहे हो तो फिर CBI इन्वेस्टिगेशन बैठा दो, ठीक। अब आशुतोष नेगी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। उन्होंने बताया कि कई सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग थ्रेट्स भी उनको आए। इनफैक्ट जो अंकिता भंडारी की मदर है ना, उन्होंने ये बताया कि आशुतोष नेगी की वाइफ का ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया, जो नेपाल बॉर्डर पे है उत्तराखंड के अंदर। क्लियर कट है भाई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर 3 सालों में और भी कुछ हुआ। शॉकिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको जो हुए हैं। जब विटनेस की स्टेटमेंट्स हो रही थी ना, तो उसमें एक और चीज सामने आई।
कि जो जेसीबी का ड्राइवर था ना, जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा था, और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये फिर से मैं इसमें अटैच करूंगा, मार्क करवाऊंगा एडिटर से। तो जब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहा था तो वो पहले तो आके प्रोबेबली वो एसडीएम के ऑर्डर पे आया। उसने वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का मतलब उसने रिजॉर्ट की दीवार तोड़ी और गेट तोड़ा। उसके बाद वो हरिद्वार की तरफ निकल गया जेसीबी ड्राइवर, लेकिन उसको दोबारा फोन आया और ये लिखा हुआ है कई जगह पे कि वो फोन जो था वो वहाँ की जो एमएलए थी लोकल में, उन एमएलए के पर्सनल असिस्टेंट का था, और वो उसे वापस बुलाया गया और फिर कुछ और दीवारें और कुछ और खिड़कियां तोड़वाई गई उससे, और उसको बोला गया कि वो वहीं रहे, उसको वहीं प्रेजेंट रखा गया। और उस टाइम पे वहाँ की एमएलए वहाँ मौजूद थी, ये सब कुछ मेंशन्ड है, मतलब एमएलए खुद मौजूद थी वहाँ पे। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मेरे ऊपर जबरदस्ती का कोई भाई मान आने का केस करे ना, तो आप ध्यान रखना, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान रखना। ऐसी चीजें बोलने में ना दिक्कत तो होती है, पर ऐसे में जाए यार दिक्कत यार, दूसरी ने अपनी जान गंवा दी। और भाई तुम लोग जो है वो इस बात को, इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे हो कि इस पूरे सोसाइटी में जो एक सबसे बड़ा दर्द है ना, वो ये है कि पावरफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं, और जो बेचारा मिडिल क्लास का इंसान है, जो गरीब है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, उन्हीं से वोट लेते हो ना भाई जी। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सो फार इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम देके क्या चीज़ मिटाने की कोशिश करी जा रही थी, क्या चीज़? जेसीबी ड्राइवर वाले को दो बार बुला के, ठीक है, ये हो गया। अब और भी स्टेटमेंट्स थी, जिसमें से एक कपल की स्टेटमेंट थी, जो पहले अनमैरिड कपल था या मैरिड कपल था, वो मैरिड था या अनमैरिड था ये पता नहीं, और नाम भी उसको पब्लिक नहीं करा गया, या फिर करा भी गया होगा तो मैं नहीं लूँगा, ऑफ कोर्स इग्नोर करते हैं, नाम जो भी था। उन्होंने बोला कि वो जो रिजॉर्ट था वो एक्चुअली एक तरीके का, ये मान लो कि नशाखोरी, अंधा उल्टा सीधी हरकतें जो भी उसमें हो सकता था, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन टाइप के काम, वो सब कुछ वहाँ पे होता था। ये उस मैरिड कपल का बोलना है। वो जो कपल है वो भी प्रोबेबली इस केस में या तो विटनेस थे, या फिर जो जर्नलिस्ट है ना, जो लोकल लेवल के, उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो भाई तुम जनता को बेवकूफ़ थोड़ी समझ सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, जनता सब समझती है क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा था वहाँ पे। जो छोटे लेवल के नेता होते हैं ना, छोटा तो कोई नहीं होता, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता है, वो स्टेट लेवल के नेता को खुश करने के लिए उन्हें सर्विसेज दिलवाते हैं। स्टेट लेवल के नेता है, वो बड़े बड़े नेताओं को उन्हें खुश करने के लिए उन्हें सर्विसेज दिलवाते हैं। समझ में आता है लोगों को, बेवकूफ़ नहीं है भाई लोग। हो क्या रहा है ना, गवर्नमेंट को शायद ये लग रहा है कि जस्टिस तो हमने दे दिया ना, उन तीनों बंदों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो गई, अब हम ऐसे बंदे को कैसे पकड़े जो जिसका इस केस में जिसका नाम आ रहा है कि भाई किसी वीवीआईपी को सर्विसेज देने की बात हुई थी, और उसको कैसे पकड़ें, और मान लो उसको पकड़ भी ले तो उस पर क्या चार्जेस लगाओगे, वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई साहब तुम समझ नहीं पा रहे हो, लोगों को उन तीन लोगों में अब इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों को जस्टिस का मतलब यही है कि वो बंदा कौन है जिसकी वजह से ये गरीबों को ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। कौन है ऐसा एंटाइटल्ड बंदा जिसको लगता है कि वो सर्विसेज ले सकता है क्योंकि उसके पास थोड़े से ये कागज़ के नोट ज़्यादा हैं। तो अब इस पूरे केस में ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है एक्चुअल में ओपन लेटर जो दिया गया अंकिता भंडारी के लॉयर द्वारा। मतलब लॉयर तो खैर अंकिता भंडारी के अवनीश नेगी थे मेजर, लेकिन और जो सीनियर लॉयर थे जो इसके मतलब सपोर्ट में थे, जैसे कॉलिन गोंसाल्व्स, इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा अंकिता भंडारी की मदर को, और उसमें उन्होंने पता क्या बोला कि सॉरी, अंकिता भंडारी को बोला कि क्या हम तुम्हारे लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठवा पाए। दूसरा है कि आशुतोष नेगी को सॉरी बोलते हुए कि तुमने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया और फिर भी तुम्हें इतना सारा कुछ दुख झेलने को मिला। तीसरा जो उनकी मदर थी उनको सॉरी बोला, और फिर उन्होंने कुछ डिटेल्स दी, और वो डिटेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉयर साहब ने ये बोला कि जो चार्जशीट फाइल करी गई थी ना पुलिस की तरफ से, वो चार्जशीट इस तरफ थी कि वो 3 बंदे जो है ना उनको किस तरह से कन्विक्ट करा जाए। उसके अलावा चार्जशीट में जो चैट्स थी अंकिता भंडारी की पुष्पदीप के साथ में, जिसमें वीवीआईपी की बातें हुई थी, वो चैट्स हटा दी गई। जो वीवीआईपी को सर्विसेज देने की बातें थी वो सब हटा दी गई। दूसरा कि ऐसा मानना है कि पुष्पदीप को, जो अंकिता भंडारी का फ्रेंड है, उसको एक वीवीआईपी का एसोसिएट मिला पैसे के बैग के साथ में स्विमिंग पूल के पास में, और पुष्पदीप ने पुलिस के सामने उसको फोटो देके पहचाना, लेकिन वो सब गायब है, वो सब इंक्लूड ही नहीं करा गया। लॉयर साहब का कहना है कि अगर उस एसोसिएट को ढूंढा जाए, उसको फॉलो करने की कोशिश करी जाए, तो आराम से वीवीआईपी का नाम सामने आ सकता है। लॉयर साहब का ये भी कहना था कि जो अंकिता भंडारी का रूम था जिसमें वो रहती थी, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस जो थी, उसकी रिपोर्ट चार्जशीट में या फिर कोर्ट डिटेल्स में नहीं है। और एक बहुत ऑब्वियस सी चीज, सीसीटीवी फुटेज, जिससे उस वीवीआईपी के डिटेल्स जो है, या और हो सकता है कुछ और भी लोग हों, उनकी डिटेल्स सामने आ सकती थी, वो है ही नहीं। और रीजन बेसिक, कैमरे काम नहीं करते साहब, जो बहुत ही बेसिक रीजन है। तीसरा उन्होंने बोला कि पुलिस ने ये बोला कि भाई हमने चैट्स वगैरह को सबको वेरीफाई करा है, कॉल डिटेल्स वगैरह को, और उसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा
ऐसी कॉन्स्पिरेसी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन लॉयर साहब का कहना है कि जब ये बोलते हैं ना कि इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई किया है, उनको एनालाइज करा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अंकिता भंडारी की चैट्स वगैरह को वेरीफाई किया है। होटल के स्टाफ की अगर प्रॉपर तरीके से फोन्स को सीज करके वो डिटेल्स चेक करी जाती तो वीवीआईपी का नाम आराम से सामने आ जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये ओपन लेटर में है सब कुछ। मतलब अगर सीसीटीवी फुटेज से लेके वो जो बंदा एसोसिएट था जो पैसे का बैग वगैरह लेके आया, उसके साथ में और जो होटल स्टाफ है उनकी कॉल्स या फिर ऐसा कुछ भी सामने आ जाता ना, तो वीवीआईपी को इजीली आप पकड़ सकते थे, कौन बंदा है वो। अब इस केस में ना ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, ये एक्चुअल में इसमें जो इसका एक तरीके से ये मान लो कि जहाँ से ये शुरू हुई या फिर जो इसका क्रिटिकल पॉइंट था वो था एक्चुअली दिसंबर 2025, जब एक उर्मिला नाम की महिला जो है, जो एक्ट्रेस भी है और जो एक बीजेपी के एमएलए की ही वाइफ है, उन्होंने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और कुछ जो वो चीज़ें हैं ना वो वायरल कर दी, कॉल रिकॉर्डिंग्स और जो भी वीडियोज़ हैं, और उसमें काफ़ी लोगों के नाम आए। अब ये उसमें है नहीं है हमें नहीं पता भाई, पर तुम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की अगर नहीं पुश कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना बार बार। और सारा केस में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा केस जो है वो उन 3 कल्प्रेट्स को उनको तो राइगोरियस पनिशमेंट दे दी। और इस पूरे केस में ना बाहर वालों को जो दूर से लोग देखते हैं ना, उनको लगता है कि सिर्फ अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात हो रही है, नहीं हो रही है। वहाँ के लोकल लोगों का ना बहुत बड़ी एक उनका जो चीज़ है ना जो वो फेस कर रहे हैं वो ये है कि भाई देखो, कुछ जो पहाड़ी रीजन्स होते हैं ना वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक, टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं। पर भाई तुमने जो सिस्टम ऐसा बना दिया है कि बाहर से जो पैसे वाले लोग हैं ना वो रिजॉर्ट्स खरीद लेते हैं, वो होटल्स खरीद लेते हैं, वो रेस्टोरेंट्स खरीद लेते हैं। फिर बाहर से अगर वहाँ कोई लोग घूमने आ रहे हैं तो भाई वो जो 50-70% पैसा है वो उन्हीं रिजॉर्ट्स और होटल्स में और बड़ी बड़ी जो कैफ़ेज़ होते हैं उनमें खर्च करते हैं। और ये जो बड़े बड़े कैफ़ेज़ और होटल्स के मालदार लोग हैं वो उनको ऑन करते हैं। वही लोग जो टूरिज्म सेक्टर का बेनिफिट्स जो उनको होना ही नहीं चाहिए, लोकल पॉपुलेशन को होना चाहिए। गवर्नमेंट को लिटरली खुद से होटल्स, खुद से रेस्टोरेंट्स हिमाचल में है, हिमाचल में कई सारे रेस्टोरेंट्स की चेन को गवर्नमेंट चलाती है। अगर वो पैसा वो गवर्नमेंट चलाए और उसके बाद में लोकल्स को उसका पैसा मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। होता क्या है भाई, अगर तुम बिजनेसमैन हो, तुम पैसे वाले हो, पॉलिटिशियन हो, तो तुम बड़े बड़े रिजॉर्ट खरीद लेते हो। टूरिज्म के नाम पे जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो दिख तो जाता है डॉक्यूमेंट्स में कि भाई देखो हम तो टूरिज्म सेक्टर कितना सही कर रहा है, यहाँ का लोग जाते भी हैं, पर वो पैसा जा कहाँ रहा है? लोकल पॉपुलेशन को प्रॉपर उसका कंजम्पशन मिल रहा है उस पैसे का? नहीं मिल रहा है भाई। लोगों की वहाँ पे लिटरली ये डिमांड्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। उनके राइट्स का क्या भाई? वो लोग हमारी तरह इस प्लेन एरिया में नहीं रहते भाई कि कहीं भी चले जाएंगे, कभी भी उठे और 12 किलोमीटर चले गए, उठे और 100 किलोमीटर चले गए, वो नहीं जा सकते रोज रोज। उनके लिए पढ़ाई के लिए में कई बार स्कूल जो है वो 2-2, 4-4 किलोमीटर होता है और बच्चे चल के जाते हैं भाई। उनके लिए राइट्स को प्रोटेक्ट करने की चीज़ें गवर्नमेंट ने नहीं करी है इनफ। इसीलिए ये ऐसे सिचुएशंस है ना कि भाई एक लोकल के लड़की को 10,000 रुपए की सैलरी पे काम करना पड़ रहा है एक ऐसे रिजॉर्ट में जो वहाँ के लोकल लोग ओन नहीं करते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसका खामियाजा जो भुगतेगी ना गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा भुगतेगी। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। लो जो पूरा सिस्टम है ना वो हेल्प कर रहा है उनकी वो प्रोसेस चलने देने में। मेरा तो बस इतना ही कहना है भाई, बाकी कमेंट्स में आप जो बोलना चाहो आपकी मर्जी है।